चलो भाई समझेंगे हम लोग एनिमल टिश्यू क्या होता है, जंतु ऊतक क्या होता है, बातें नहीं, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, लेकिन ये पूरी परिभाषा नहीं है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक समान हो, उस समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक या टिश्यू। और यही परिभाषा है, यहीं से शुरू करेंगे। लिखो कि कोशिकाओं का वह समूह, कोशिकाओं का वह समूह, क्या अभी कॉपी निकाल लो क्या तुम लोग? थोड़ा बेटा भांग कम खाओ, शिवरात्रि बीत गई है। कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य, कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य, जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान हो, जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान हो, उन्हें ऊतक कहा जाता है। उन्हें ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। अगला पॉइंट, जंतु ऊतक के अध्ययन को जंतु ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, जंतु ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। जंतु ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट, बाइकैट को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे, नाम था इनका बाइकैट। बाइकैट को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। बाइकैट को हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक। तो हमारे शरीर के सभी अंग या हमारे शरीर के सभी भाग किसी न किसी ऊतक से बने हैं या ऊतक के समूह से बने हैं। लिखो कि ऊतक का विस्तृत अध्ययन ऊतक का विस्तृत अध्ययन मार्सेलो मालपीजी द्वारा, ऊतक का विस्तृत अध्ययन मार्सेलो मालपीजी, और ये मैं जंतु ऊतक की बात कर रहा हूं भाई, क्योंकि हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ऊतक का विस्तृत अध्ययन मार्सेलो मालपीजी द्वारा किया गया और इन्होंने ही कार्य के आधार पर, ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर यानी डिवीजन ऑफ लेबर, कौन ऊतक कैसा कार्य करता है, कार्य के आधार पर ऊतक का वर्गीकरण किया। कार्य के आधार पर ऊतक का वर्गीकरण किया और बताया कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। और बताया कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला ऊतक, जिसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा
पेशीय ऊतक या जिसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, तीसरा संयोजी ऊतक या जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, और चौथा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू या तंत्रिकीय या तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। पहले हेडिंग डालो उपकला ऊतक। पहली हेडिंग उपकला ऊतक। उपकला ऊतक हमने बोला कि इनका जो विभाजन किया इनके कार्य के आधार पर किया गया, तो उपकला ऊतक का क्या कार्य होता है, लेकिन कार्य से पहले इसकी उत्पत्ति। तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति तीनों जनन परतों से होती है, एक्टोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी, तीनों से संयुक्त रूप से पाई जाती है। तो लिखो उपकला ऊतक, उपकला ऊतक की उत्पत्ति, या लिखो इसकी उत्पत्ति तीनों जनन परतों से पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति तीनों जनन परतों से पाई जाती है। कौन कौन? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। अब ये उपकला का कार्य क्या है? इसका एक मुख्य कार्य है और बहुत सारे सहायक कार्य हैं। मुख्य कार्य है आवरण बनाना। क्या बनाना? आवरण। आवरण, बाहरी आवरण भी, आंतरिक आवरण भी, शरीर का भी, शरीर के अंगों का भी। तो लिखो ये उपकला मुख्यतः, ये उपकला मुख्यतः शरीर व अंगों का बाहरी एवं आंतरिक आवरण बनाती है। बाहरी एवं आंतरिक आवरण बनाती है। बाहरी एवं आंतरिक आवरण बनाए। अब अगर ये आवरण बनाएगी तो इसके नीचे दूसरे ऊतक पाए जाएंगे। तो लिख लो इसके नीचे अन्य ऊतक उपस्थित होते हैं। इसके नीचे अन्य ऊतक उपस्थित होते हैं। अन्य ऊतक उपस्थित होते हैं। ये तो हो गया इसका मुख्य कार्य। कुछ सहायक कार्य भी हैं। सहायक कार्य मतलब कि आवरण बनाने के अलावा और भी कार्य करती है। तो लिखो अन्य कार्य। अन्य कार्य में ध्यान से सुनना, जो विसरण होता है हमारे शरीर में, विसरण, गैस एक्सचेंज, श्वसन के समय जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर आता है, तो श्वसन परत के माध्यम से जो विसरण क्रिया होती है वो श्वसन परत किसकी बनी होती है? तो एक कार्य हो गया इसका, लिख लो ये विसरण क्रियाओं में कार्य करता है। विसरण क्रियाओं में कार्य करता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। विसरण क्रियाओं में कार्य करता है। अगला पॉइंट, आपको जनन उपकला याद है? जनन उपकला यानी वो उपकला जो गैमीट बना रही थी। सेमिनिफेरस नलिका की आंतरिक सतह पर और अंडाशय की आंतरिक अंदर की तरफ एक उपकला पाई जाती थी। पढ़ा था कि नहीं? क्या बोला था? उपकला ऊतक का ही, उपकला नाम ही है उसका, जनन उपकला। तो वो भी किसका उदाहरण है? तो लिख लो जनन क्रिया,
जनन क्रिया में भाग लेती है, जनन क्रिया में भाग लेती है, कॉमा, पदार्थों का स्त्राव करती है, पदार्थों का स्त्राव करती है, इत्यादि। अब बाकी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी उपकला है और क्या क्या काम करती है। उपकला को लेकर एक खास बात है कि इसमें उपकला कोशिकाओं की एक मतलब उपकला कोशिकाएं परत के रूप में पाई जाती हैं। किसके रूप में? परत के रूप में। ठीक है, एक परत भी हो सकती है, एक से ज्यादा परत भी हो सकती है। और उपकला कोशिका, उपकला ऊतक की खास बात है कि इसमें रक्त प्रवाह बहुत कम होता है। अगला एक पॉइंट लिखो कि उपकला ऊतक में रक्त प्रवाह कम पाया जाता है। उपकला ऊतक में रक्त प्रवाह कम पाया जाता है। ऐसा है कि इसमें अगर कहीं कटवट लग जाए, कहीं कट जाए, तो खून बहता है लेकिन ज्यादा खून नहीं बहता, थोड़ा 2-4-10 बूंद थोड़ी देर तक खून बहेगा, फिर क्या होगा? बंद हो जाए, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई यानी रक्त प्रवाह बहुत कम है। इसकी कोशिकाओं के बीच, कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत सघनता से जुड़ी होती हैं और इन कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश या तो बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। तो अगला पॉइंट लिखो, कोशिकाएं परत के रूप में सघनता से जुड़ी होती हैं, कोशिकाएं परत के रूप में सघनता से जुड़ी होती हैं, परत के रूप में सघनता से जुड़ी होती हैं, सघनता से जुड़ी होती हैं, जिनमें अंतर कोशिकीय अवकाश, जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश, जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश बहुत कम या अनुपस्थित होता है, बहुत कम या अनुपस्थित होता है, बहुत कम या अनुपस्थित होता है। एक और खास बात है कि जहां भी उपकला ऊतक होगा, इस ऊतक के सबसे निचली परत पर एक आधारीय परत पाई जाएगी, अधिकांश में उपस्थित होती है। कोई अपवाद है तो उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन लगभग सभी में पाई जाती हैं एक आधारीय परत, जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये पॉलीसेकेराइड की बनी परत होती है। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड यानी शर्करा की बनी। तो लिखो, उपकला ऊतक की निचली सतह पर, उपकला ऊतक की निचली सतह पर आधारीय परत, उपकला ऊतक की निचली सतह पर आधारीय परत बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय परत बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधारीय परत बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, आधारीय परत बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जो पॉलीसेकेराइड की बनी होती। ठीक है, ये इनकी पहचान है, किसका पाया जाना। कोई अपवाद है तो उसमें नहीं होगा, अन्यथा ये सभी उपकला ऊतक में पाई जाती है। अच्छा, लिखो, उपकला ऊतक दो प्रकार, उपकला ऊतक दो प्रकार का पाया जाता है, उपकला ऊतक दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो। एक सिंपल एपिथीलियम, सरल उपकला, सरल उपकला। लिखो, सरल उपकला में एक लाइन लिखना, ये उपकला कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है, ये उपकला कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है।
यानी इसमें कोशिकाओं की केवल एक ही परत पाई जाती है। ये उपकला कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है, कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है, इसलिए नाम पड़ा इसका सरल उपकला। दूसरा आ जाओ, संयुक्त उपकला, कंपाउंड एपिथीलियम। कंपाउंड एपिथीलियम, संयुक्त उपकला। देखो ये उपकला एक से अधिक कोशिकाओं की परत से, ये उपकला एक से अधिक कोशिकाओं की परत से बनी होती है, एक से अधिक कोशिकाओं की परत से बनी होती है, एक से अधिक कोशिकाओं की परत से बनी होती है। तो जिसमें एक परत है, कोशिकाओं की एक परत, वो है सरल उपकला, और जिसमें एक से ज्यादा परतें हैं वो है संयुक्त उपकला। पहली हेडिंग डालो, सिंपल एपिथीलियम, सरल उपकला। सिंपल एपिथीलियम, सरल उपकला। हमने पढ़ा कि इसमें कोशिकाओं की केवल कितनी परत है? एक परत है, और इसलिए इसका नाम पड़ा सिंपल एपिथीलियम या सरल उपकला। देखो इसके कई प्रकार पाए जाते हैं, इसके कई प्रकार पाए जाते हैं। नंबर 1, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। इसको जहां भी देखोगे ऐसा लिखा होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सरल शल्कीय उपकला। क्या नाम है इसका? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सरल शल्कीय उपकला। अब जब भी इस उपकला को देखेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, तो हमने एक बात बोली कि इसमें कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। कितनी परत पाई जाती है? एक। तो मैं केवल उतना भाग डायग्राम में बनाऊंगा जिसकी हमें आवश्यकता है। तो जब भी हम इस उपकला को देखेंगे तो हमें चपटे आकार की कोशिकाएं मिलेंगी। कैसे आकार की? चपटे आकार की कोशिकाएं मिलेंगी, और इन चपटे आकार की कोशिकाओं में अंडाकार या चपटा केंद्रक भी उपस्थित होगा, और ये केंद्रक कोशिकाओं के बीच में पाया जाएगा। तो चपटी कोशिकाएं, चपटे आकार की कोशिकाएं, और उनकी एक परत, और उनके नीचे क्या उपस्थित है? आधारीय परत। अपन ने पढ़ा अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और नीचे अन्य ऊतक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? अन्य ऊतक। और ये आवरण बना रही है, यानी इसकी ऊपर वाली सतह क्या होगी? मुक्त होगी। तो इस उपकला की कोई एक सतह मुक्त सतह होती है, और अन्य सतह जो है वो अन्य ऊतकों या कोशिकाओं के संपर्क में होती है। भाई बस समझ में? लिखो कि इस उपकला में चपटी कोशिकाओं की, इस उपकला में चपटी कोशिकाओं की, इस उपकला में चपटी कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। चपटी कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। अब एक परत है तो ये कोशिकाएं एक दूसरे से किनारे से जुड़ी हैं, एक परत पाई जाती है, तथा ये कोशिकाएं एक दूसरे से, तथा ये कोशिकाएं एक दूसरे से किनारे से जुड़ी होती हैं, तथा ये कोशिकाएं एक दूसरे से किनारे से जुड़ी होती। क्या हो गया भाई? ये कोशिकाएं एक दूसरे से किनारे से जुड़ी होती हैं। अब ये देखने में कैसी दिखेंगी? ध्यान से देखो, फर्श पे जो टाइल्स लगा है, टाइल्स को देखो,
तो एक टाइल अपने किनारे से दूसरे टाइल से जुड़ा है, तो देखने में ये भी किसके जैसी दिखाई देंगी? टाइल्स के जैसी। तो लिख लो टाइल्स के समान। पूछा जाएगा टाइल्स के समान। टाइल्स मतलब जो घर में फर्श पे जो टाइल्स लगा है उसी के समान पाई जाती है। टाइल्स के समान। अब बताओ टाइल्स के बीच में कोशिकाओं के बीच अंतर कोश की अवकाश दिख रहा है क्या? ना के बराबर। तो लिख लो अंतर कोश की अवकाश लगभग अनुपस्थित। अंतर कोश की अवकाश लगभग अनुपस्थित। लगभग अनुपस्थित। अगला पॉइंट, अंडाकार या चपटा केंद्रक। अंडाकार या चपटा केंद्रक। अंडाकार या चपटा केंद्रक उपस्थित होता है। अंडाकार या चपटा केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है। अब ये जो परत है एक तो टाइल्स के समान है, और देखने में जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसमें लहर के जैसा इसका विन्यास दिखाई देगा, क्योंकि जैसे टाइल्स जो है एकदम सीधी परत होती है, लेकिन शरीर में कोशिकाओं की परत कभी भी एकदम सीधी नहीं होती। तो ये देखने में कैसी दिखेगी? वेव के समान, तरंग। वेव को क्या बोलते हैं? हाँ, तरंग के समान दिखाई देती। और तरंग के समान दिखाई देती है यानी वेव के समान दिखाई देती है, इसलिए इसका एक और नाम भी है, इसीलिए इसे सीलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। वेव लाइक अपीयरेंस मिलता है, तरंग के समान दिखाई देती है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है सीलेटेड एपिथेलियम। तो लिखो ये उपकला, ये उपकला देखने में वेव या तरंग के समान, ये उपकला देखने में वेव या तरंग के समान दिखाई देती है। तरंग के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे सीलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। तरंग के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे सीलेटेड एपिथेलियम भी कहा जाता है। ये डायग्राम जल्दी से बना लो 1 मिनट के अंदर। ठीक है, बन गया। अब खास बात यह है, ये विसरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती हैं। लिख लो ये विसरण क्रिया के लिए, ये विसरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली के समान, ये विसरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली के समान, अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के समान कार्य करती है। उदाहरण कहां कहां पाई जाती है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण नंबर 1 एंडोथीलियम। उदाहरण नंबर 1 एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है भाई? रक्त वाहिकाओं की जो सबसे आंतरिक परत होती है, चाहे वो धमनी हो, चाहे शिरा हो, चाहे केशिका हो। केशिका में तो केवल एक परत पाई जाती है। तो रक्त वाहिकाओं की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? एंडोथीलियम। तो लिख लो रक्त वाहिकाओं की सबसे आंतरिक परत, रक्त वाहिकाओं की सबसे आंतरिक परत। याद है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस? याद है कि नहीं?
ब्लड क्लॉटिंग, एंडोथीलियम में जब चोट लगेगी तब रक्त ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, तो यही वो एंडोथीलियम है, रक्त वाहिकाओं में सबसे आंतरिक परत। दूसरा लिखो, तो एक उदाहरण है, दूसरा लिखो, दूसरा याद है, पोडोसाइट्स की परत। कहां पाई जाती पोडोसाइट्स? नेफ्रॉन के बाउमेन कैप्सूल की आंतरिक सतह पर उपस्थित होती। लिखो, पोडोसाइट्स की परत, पोडोसाइट्स की परत। तीसरा आते हैं, एल्वियोलाई या कोपिका की जो परत होती है, जिसके सापेक्ष ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, वो भी किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो लिख लो, फेफड़ों की कोशिकाओं की परत, फेफड़ों की कोशिकाओं की परत, फेफड़ों की कोशिकाओं की परत। और कहां पाई जाती है भाई? लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। हेनले का लूप। ये चार उदाहरण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके उदाहरण हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, पहला हो गया। ये किसका उदाहरण है? सिंपल एपिथेलियम का। सरल उपकला का पहला उदाहरण सरल शल्कीय उपकला ऊतक। अब आते हैं दूसरी सरल उपकला पे। इसको मिटा दें। चलो, अब आते हैं सरल उपकला के नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कह रहा है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सरल घनाकार उपकला ऊतक। ध्यान से सुनना, सरल घनाकार उपकला ऊतक में क्या होता है? जो कोशिकाएं हैं वो वृत्त नहीं, घनाकार, स्क्वायर शेप होती हैं। कैसी होती हैं? स्क्वायर शेप, जिनकी लंबाई चौड़ाई एक समान पाई जाती, और इनमें उपस्थित होता है गोल केंद्रक। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई। इनमें उपस्थित होता है गोल केंद्रक, जो कोशिका के बीचों बीच पाया जाता है। और नीचे उपस्थित होती है, क्या उपस्थित होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कोशिकाएं कैसी हैं? स्क्वायर शेप, स्क्वायर सेल्स, और उपस्थित है केंद्रक। तो जहां ऐसी उपकला होगी मतलब वो क्या है? सरल घनाकार उपकला, यानी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, तो मैं बता दूं आपको हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो गलती से तुम डॉक्टर बन गए, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, है ना। ध्यान से सुनो कि मान लो गलती से तुम डॉक्टर बन गए और तुम्हारे सामने, और तुम गलती से फॉरेंसिक में पहुंच गए, फॉरेंसिक में चले गए। अब वहां तुम्हें कुछ मिला कि भाई
एक किसी के शरीर का कोई टुकड़ा आया है, अब आप ये पता करिए कि ये टुकड़ा शरीर के किस भाग का है। ये सिर का है, कंधे का है, लीवर का टुकड़ा है, हृदय का, कहां का टुकड़ा है। तो उसके लिए आपको उस टुकड़े की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ेगी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी में आप किसकी बात करोगे? टिश्यू की बात करोगे। तो जब आपको मालूम होगा कि उसमें किस किस तरह का टिश्यू उपस्थित है, तभी आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि वो टुकड़ा कहां का है। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कहां पर किस तरह का ऊतक पाया जाता है, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि हमारे अगर शरीर का कोई अंग हमारे का किसी दूसरे शरीर का कोई अंग मिलता है तो शरीर के किस भाग का है। आई बात समझ में? ये बहुत बेसिक बात है। दूसरी बात इसका हाई लेवल, कैंसर की जांच सबसे ज्यादा इसी की वजह से होती है। कैंसर में क्या है? असामान्य कोशिकाओं का अध्ययन होता है। जब तुम्हें सामान्य पता रहेगा तब तो असामान्य पढ़ पाओगे। कैंसर में क्या हुआ? असामान्य रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं क्या बन जाती हैं? कैंसर। भाई जब तुमको मालूम ही नहीं कि सामान्य रूप से सामान्य रूप में कोशिकाएं कैसी होती हैं, तभी तो तुम असामान्य कोशिकाओं का पता कर पाओगे। तो कैंसर की जांच में, पैथोलॉजी में, ऑन्कोलॉजी में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी एक प्रमुख सब्जेक्ट है, और यही सब चीजें आप जब जाओगे फर्स्ट ईयर में तो वहां पर भी आपको यही दोबारा से पढ़ाई जाएंगी जो मैं बता रहा हूं। अगर अभी गंभीरता से पढ़ लोगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा कि नीट निकलेगा, दूसरा फायदा कि वहां पहुंच पाओगे। अगर ये सोचोगे सर ये तो एमबीबीएस में पढ़ लेंगे तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, तो न यहां पढ़ पाओगे और न वहां पढ़ पाओगे। तो इसलिए दो फायदे ले लो, अभी पढ़ लो, वहां फिर टाइम रहेगा कुछ और काम कर लेना, अभी यहां पढ़ लो। तो कैसी कोशिकाएं हैं? स्क्वायर शेप की सेल्स हैं, न्यूक्लियस कैसा है? गोल है और कोशिका के केंद्र पर है। आई बात समझ में? तो लिखो कि इस उपकला में घनाकार कोशिकाएं या इस उपकला में घनाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। इस उपकला में घनाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। घनाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। घनाकार कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। केंद्रक गोल तथा कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। उदाहरण, अब उदाहरण की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। ये जो उपकला है ये मुख्यतः दो तीन जगहों पर पाई जाती है। एक तो जो जनन उपकला है, जनन उपकला, वो भी इसी का उदाहरण है। जनन उपकला किसका उदाहरण है? सरल घनाकार उपकला ऊतक, जो हमने अभी पढ़ा था, सेमिनिफेरस नलिका की आंतरिक सतह पर जो उपकला होती है वो यही है। इसी में विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया और oogonia बनते हैं। तो लिख लो उदाहरण एक। उदाहरण एक, जनन उपकला बनाती है। जनन उपकला बनाती है, जर्मिनल एपिथेलियम बनाती है। जनन उपकला बनाती है, ब्रैकेट में लिखना, टेस्टिस और ओवरी में उपस्थित, वृषण और अंडाशय में उपस्थित। जनन उपकला बनाती है, इन्हीं में विभाजन होता है, तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा और oogonia बनेगा। दूसरा उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हमारे फेफड़ों में कूपिकाएं होती हैं,
वैसे ग्रंथियों में भी कूपिकाएं होती हैं, उन्हें एल्वियोलाई या एसिनाई कहा जाता है। आपने मेमोरी ग्लैंड अगर पढ़ा होगा तो उसमें मेमोरी एल्वियोलाई याद होगा, मेमोरी एल्वियोलाई याद आ रहा है ना, कूपिका जैसी संरचना। तो मेमोरी एल्वियोलाई या ग्रंथियों की कूपिकाओं की जो कोशिका होती है वो भी किसकी बनी होती है, यानी ये स्त्राव का कार्य भी करती हैं। तो दूसरा लिख लो, ये ग्रंथियों की कूपिका बनाती हैं, ये ग्रंथियों की कूपिका बनाती हैं, ब्रैकेट में लिखना एल्वियोलाई या एसिनाई, ग्रंथियों की कूपिका बनाती हैं जो स्त्राव का कार्य करती हैं, जो स्त्राव का कार्य करती हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग भूल चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घुटने पे जोर डालने के लिए बोलूंगा आप लोगों को, याद करो। एक तो अभी हमने बता दिया, हमने मेमोरी ग्लैंड दुग्ध ग्रंथि की जब संरचना देखी थी नलिकाओं को, तो उसमें हमने मेमोरी एल्वियोलाई, यहीं पर ऐसा डायग्राम बनाया था, मेमोरी एल्वियोलाई, और उसमें निकलती है मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर वो जाके मिलती है मेमोरी डक्ट, फिर वो खुलता है अम्पुला में, फिर लेक्टिफेरस डक्ट। तो जो सबसे ऊपर उसका कोपिका वाला भाग था, उसमें कोशिकाएं बनाई थी, वो होती हैं सरल घना का। और भूल चुके होगे तो मैं फिर भी याद दिला दूं, थायराइड ग्रंथि में फॉलिकल्स पाए जाते हैं, याद है, थायराइड ग्रंथि में फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और उन फॉलिकल्स को बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं फॉलिकुलर सेल्स, जो बनाती हैं थायरॉक्सिन। तो फॉलिकुलर सेल्स की जो परत है वो भी किसका उदाहरण है, तो लिख लो थायराइड फॉलिकल की परत, थायराइड फॉलिकल की परत, थायराइड फॉलिकल की परत, थायराइड फॉलिकल की परत। अच्छा, इसके अलावा ये कुछ अन्य ऐसे ऐसी ग्रंथियां हैं जिनकी नलिकाओं का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, नलिकाओं। तो अगला उदाहरण लिख लो, ग्रंथियों की नलिकाओं में उपस्थित, ग्रंथियों की नलिकाओं में उपस्थित, जैसे कि पित्ताशय की नलिका, गॉल ब्लैडर की नलिका में ये उपकला पाई जाती है। लिख लो, गॉल ब्लैडर की नलिका, पित्ताशय की नलिका, गॉल ब्लैडर की नलिका या पित्ताशय की नलिका, गॉल ब्लैडर की नलिका या पित्ताशय की नलिका। ठीक है, कितने उदाहरण हो गए। अब इसके दो रूपांतरण भी हैं। किसके, सरल घनाकार उपकला के दो रूपांतरण। तो लिख लो, इसके दो रूपांतरण पाए जाते हैं। रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 कहलाता है सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर, सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कहलाता है, सरल ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला उत्तक, सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और दूसरा है सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब जैसे मान लो हमने बोला एक बात याद है, हमने लिखा कि उपकला उत्तक की एक सतह मुक्त होती है, याद रहेगा ना, भूल जाओगे, याद रहेगा, सब भूल जाओगे तुम। देखो यहां पे, तो अब इसमें क्या होता है, जो मुक्त सतह होती है, कौन सी सतह, मुक्त सतह। जैसे मान लो ऊपर वाली सतह मुक्त सतह है, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
अब जो मुक्त सतह होती है उसमें उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, और उंगली के समान संरचनाओं को कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? तो यहां पर हमें मिलते हैं माइक्रोविलाई, और बाकी सब कुछ वैसा ही होता है। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब माइक्रोविलाई होने की वजह से क्या होता है, जो मुक्त सतह है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और ये जो कार्य करती है उस कार्य की दक्षता भी बढ़ जाती है। कार्य क्या करती है बेटा, पहले समझ लो फिर लिखना। ये कार्य क्या करती है, अवशोषण में कार्य करती है। किसमें कार्य करती है? अवशोषण में। और पाई जाती है ये उपकला कहां पर? पीसीटी, नेफ्रॉन के पीसीटी भाग में। और पीसीटी भाग में हमें मालूम है पोषक तत्वों का 100% अवशोषण हो जाता है। तो वो किसके कारण संभव हो पाता है? जो माइक्रोविलाई वहां उपस्थित है। और वहां कौन सी उपकला पाई जाती है? सिंपल ब्रेस्ट बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो लिखो, ये डायग्राम जल्दी से बना लो और फिर लिखेंगे। आज बॉटनी में क्या पढ़ा तुम लोगों ने? रिवीजन हुआ है? कौन से टॉपिक का? इकोसिस्टम का। ठीक है। लिखो, इस उपकला में मुक्त सतह पर, इस उपकला में मुक्त सतह पर, इस उपकला में मुक्त सतह पर उंगली के समान संरचनाएं, उंगली के समान संरचनाएं माइक्रोविलाई, उंगली के समान संरचनाएं माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। उंगली के समान संरचनाएं माइक्रोविलाई पाई जाती हैं। उंगली के समान संरचनाएं माइक्रोविलाई पाई जाती हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जिससे जिससे अवशोषण क्रिया बढ़ जाती है, जिससे अवशोषण क्रिया बढ़ जाती है, जिससे अवशोषण क्रिया बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अवशोषण क्रिया बढ़ जाती है। उदाहरण लिख लो, ये उपकला पीसीटी में पाई जाती है, ये उपकला पीसीटी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पीसीटी में। अब दूसरा देखो, दूसरा सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यही बनेगा, यही डायग्राम बनेगा। बस फर्क क्या होगा कि इसमें मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। तो ये बन जाता है सिंपल सीलिएटेड, सरल सीलिया युक्त घनाकार उपकला ऊतक। ठीक है। तो दूसरा है रूपांतरण इसका, सरल सीलिया युक्त घनाकार उपकला ऊतक। इसमें क्या हुआ? मुक्त सतह पर क्या पाए जाते हैं? सीलिया।
और सीलिया पाए जाने की वजह से ये माध्यम के वेग के लिए कार्य करते हैं, यानी जो माध्यम इनके ऊपर होता है, छनित्र फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट को आगे वेग कराते हैं। ये उपकला पाई जाती है कहां पर? डीसीटी भाग में। कहां पाई जाती है? डीसीटी भाग में। तो लिख लो, डायग्राम बना लो। लिखो, इस उपकला की मुक्त सतह पर, इस उपकला की मुक्त सतह पर सीलिया उपस्थित होते हैं। इस उपकला की मुक्त सतह पर सीलिया उपस्थित होते हैं। मुक्त सतह पर सीलिया उपस्थित होते हैं जो माध्यम के वेग के लिए कार्य करते हैं। माध्यम मतलब जो इनके ऊपर कोई मीडियम उपस्थित होगा, जो भी पदार्थ इनके ऊपर उपस्थित होगा या कोई संरचना उपस्थित होगी, उसके वेग के लिए कार्य करते हैं। जो माध्यम के वेग के लिए कार्य करते हैं। देखो, ये उपकला डीसीटी भाग में पाई जाती है। ये उपकला डीसीटी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डीसीटी भाग में। ये उपकला डीसीटी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? डीसीटी भाग में। ठीक है, ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब तीसरा आते हैं। तीसरा है सरल स्तंभाकार उपकला, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। सरल स्तंभाकार उपकला। तो भाई बड़ी सरल बात है। यहां हमें दिख रही है ऐसी कोशिकाएं जिनकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो उन्हें कहते हैं स्तंभाकार कोशिकाएं। ठीक है, क्या नाम है इनका? लिखो, इस उपकला में स्तंभ के आकार की, इस उपकला में स्तंभ के आकार की, इस उपकला में स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस उपकला में स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी स्तंभ के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनकी लंबाई अधिक तथा चौड़ाई कम होती है। लंबाई अधिक तथा चौड़ाई कम होती है। अब इसमें केंद्रक को लेकर भी बात है कि केंद्रक भी इनका ऐसा लंबाई में केंद्रक हो सकता है जो कोशिका के ऊपरी भाग में, मध्य भाग में या निचले भाग में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है कि ये आधारीय भाग में होता है, लेकिन डायग्राम में तीनों बना हुआ। तो लिखो कि इसका केंद्रक कोशिका के ऊपरी, मध्य या आधारीय भाग, इसका केंद्रक कोशिका के ऊपरी, मध्य या आधारीय भाग में हो सकता है। कोशिका के ऊपरी, मध्य या आधारीय भाग में हो सकता है। आधारीय भाग में हो सकता है। ब्रैकेट में ना एनसीईआरटी के अनुसार केवल आधारीय, एनसीईआरटी के अनुसार केवल आधारीय, एनसीईआरटी के अनुसार केवल आधारीय। केवल आधारीय। उदाहरण लिख लो। ये उपकला कहां पाई जाती है भाई? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में उपस्थित होती है। उदाहरण लिख लो, पित्ताशय में उपस्थित, गॉल ब्लैडर में उपस्थित। गॉल ब्लैडर में उपस्थित। लिखो, इसके भी निम्न रूपांतरण पाए जाते हैं। पहला है सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्लैंडुलर, ग्रंथिल। सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, बातें खत्म नहीं हो रही तुम लोग की। सिंपल ब्रश्ड बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम और ब्रैकेट में लिखना ग्लैंडुलर, यानी इसमें ग्रंथि भी उपस्थित है। तो यहां पर क्या है? मुक्त सतह पर माइक्रोविलाई उपस्थित है और कोशिकाओं के बीच में ग्रंथि कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं गॉबलेट सेल। और ये जो ग्रंथि कोशिका है ये भी किसका रूपांतरण है? कॉलमनार कोशिका का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? कॉलमनार कोशिका का रूपांतरण। और किसका स्त्राव करती है? म्यूकस का स्त्राव करती है।
तो कोशिका, गॉबलेट सेल, किसका रूपांतरण? कॉलमनार सेल का। और बाकी तो यहां पर मिलेगा केंद्रक। और ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा। लिखो, डायग्राम बना लो। लिखो, इस उपकला की मुक्त सतह पर, इस उपकला की मुक्त सतह पर माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं तथा ग्रंथिल गॉबलेट सेल्स, तथा ग्रंथिल गॉबलेट सेल्स, तथा ग्रंथिल गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। गॉबलेट कोशिका पाई जाती हैं जो स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं जो स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। जो स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है तथा म्यूकस का स्त्राव करती है। म्यूकस का स्त्राव करती है। अब ये उपकला कहां मिलेगी? इंटेस्टाइन, छोटी आंत में पाई जाती है और अवशोषण तथा पाचन के लिए कार्य करती है। छोटी आंत में पाई जाती है एवं अवशोषण तथा पाचन के लिए कार्य करती है। अवशोषण तथा पाचन के लिए कार्य करती है। तो ये हो गया पहला रूपांतरण। दूसरा रूपांतरण बात करें, सिंपल सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम, सरल सीलिया युक्त स्तंभाकार उपकला ऊतक। यानी स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत है और उसमें क्या उपस्थित है? सीलिया। तो यहां पर इसकी मुक्त सतह पर क्या उपस्थित है? सीलिया। ये हो गया इसका डायग्राम। और बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है इसका स्थान। ये उपकला कहां पाई जाती? जो बताएगा उसको कुछ नहीं देंगे। हाँ भाई, एक तो स्थान है इसका फैलोपियन नलिका में पाई जाती, दूसरा स्थान है ऊपरी श्वसन मार्ग में उपस्थित होती है। तो लिख लो, डायग्राम यही है जो दिख रहा है छोटा सा।
लिखो, इस उपकला की मुक्त सतह पर सीलिया पाए जाते हैं। उदाहरण नंबर 1 फैलोपियन नलिका। कहां पाया जाता है? फैलोपियन नलिका में। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 फैलोपियन नलिका और नंबर 2 ऊपरी श्वसन मार्ग। ऊपरी श्वसन मार्ग यहां खत्म होता है सिंपल कॉलमनार। लेकिन एक और रूपांतरण भी है। किसका? सरल कॉलमनार का एक और रूपांतरण भी है, तो लेकिन हम उसको 4 नंबर देखेंगे। कैसे देखेंगे? 4 नंबर। तो लिखो 4 नंबर। संडे को टेस्ट है? हाँ, आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है। अरे कुछ ज्यादा जल्दी टेस्ट नहीं आ गया है? अब तो और जल्दी जल्दी होंगे। क्या हो गया? तकलीफ में हो क्या? ज्यादा तो नहीं हो गया? अभी तो शुरुआत है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सरल उपकला ऊतक में नंबर 4। अगला है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। आभासीय स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक। आभासीय स्तरित स्तंभाकार उपकला ऊतक, सूडो स्ट्रेटिफाइड। आभासी मतलब झूठा, सूडो का मतलब झूठा, स्तरित मतलब बहुपर्तीय। तो झूठा बहुपर्तीय, झूठा नहीं, झूठा। ये देखो, झूठा बहुपर्तीय स्तंभाकार उपकला ऊतक होता एक परत का है, दिखता एक से ज्यादा परत का है। कैसे दिखता है भाई? क्योंकि इसमें कोशिकाओं का आकार अलग अलग पाया जाता है। कोई कोशिका छोटी, कोई कोशिका बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। तो ऐसे जो है ना, कोशिकाओं का आकार और कोशिकाओं के आकार के बाद जो इनका केंद्रक होता है वो शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? शीर्ष भाग में। तो केंद्रक कई परतों में दिखाई देता है। ऐसा दिखता है कि केंद्रक की कई परतें हैं, यानी केंद्रक की कई परतें हैं तो लगता है कि कोशिका की भी कई परतें हैं, लेकिन कोशिका की केवल एक परत पाई जाती है। और ये जो उपकला है ये 2 स्थानों पर प्रमुखता से पाई जाती है। एक श्वसन पथ के
सॉरी, श्वसन मार्ग के मध्य भाग में, और वहां इसमें सीलिया भी पाया जाता है। इसी के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? सीलिया। और दूसरा यूरेथ्रा, मेल में यानी नर के यूरेथ्रा के मध्य भाग में। तो एक होगा क्या? श्वसन मार्ग के मध्य भाग में, और वहां इसमें क्या उपस्थित होगा? इसी के ऊपर क्या बना लो? सीलिया। दो बार नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसका अलग से डायग्राम बनाओ। तो इसी में लिख लो कि श्वसन मार्ग के मध्य भाग में, और वहां क्या उपस्थित होगा? सीलिया। और दूसरा क्या है? मेल यूरेथ्रा के मध्य भाग में, नर यूरेथ्रा के मध्य भाग में। लिखो, डायग्राम बना लो, और एक लाइन लिखनी है। दोनों उदाहरण हैं। इस उपकला में स्तंभाकार कोशिकाओं, इस उपकला में स्तंभाकार कोशिकाओं, इस उपकला में स्तंभाकार कोशिकाओं, इस उपकला में स्तंभाकार कोशिकाओं का आकार अलग अलग पाया जाता है। स्तंभाकार कोशिकाओं का आकार अलग अलग पाया जाता है। स्तंभाकार कोशिकाओं का आकार अलग अलग पाया जाता है, जिस कारण ये बहुपर्तीय प्रतीत होती हैं। जिस कारण ये बहुपर्तीय प्रतीत होती हैं, जिस कारण ये बहुपर्तीय प्रतीत होती हैं। ठीक है, बस यहां खत्म होता है सरल उपकला ऊतक। अगली हेडिंग डालो, संयुक्त उपकला ऊतक, कंपाउंड एपिथीलियम। संयुक्त उपकला ऊतक या कंपाउंड एपिथीलियम। लिखो, इस उपकला में कोशिकाओं की एक से अधिक परतें पाई जाती हैं। इस उपकला में कोशिकाओं की एक से अधिक परतें पाई जाती हैं। इस उपकला में कोशिकाओं की एक से अधिक परतें पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट 10 स्टार लगा के लिखना। 10 स्टार नहीं, 20 स्टार लगा के लिखो। ठीक है, क्या खास बात है? लिखो, ये उपकला पाचन तथा अवशोषण में, ये उपकला पाचन तथा अवशोषण में, ये उपकला पाचन तथा अवशोषण में बहुत कम भूमिका निभाती है। पाचन तथा अवशोषण में बहुत कम भूमिका निभाती है, बहुत कम भूमिका निभाती है, तथा इसकी मुख्य भूमिका, तथा इसकी मुख्य भूमिका बाहरी तनाव, तथा इसकी मुख्य भूमिका
बाहरी तनाव ब्रैकेट में ना मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, बाहरी तनाव, मैकेनिकल स्ट्रेस, दबाव इत्यादि को झेलने, मैकेनिकल स्ट्रेस दबाव इत्यादि को झेलने, दबाव इत्यादि को झेलने में पाई जाती है, दबाव इत्यादि को झेलने में पाई जाती है। ठीक है, देखो ये उपकला मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ये उपकला मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर एक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित शल्कीय उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरित शल्कीय उपकला, स्तरित शल्कीय उपकला, स्तरित शल्कीय उपकला। खास बात इसमें क्या है भाई, ध्यान से देखो, जब हम इस उपकला को देखेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सबसे नीचे जो है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखेगी। तो ऐसा ना करके हम थोड़ा सीधा बना लेते हैं ताकि अपने को डायग्राम बनाने में आसानी रहे। मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इसके ऊपर हम देखेंगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें सबसे पहले स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत दिखाई देगी। किसकी परत दिखाई देगी? स्तंभाकार कोशिकाओं की एक परत दिखाई देगी। इसके ऊपर असमान आकार की कोशिकाओं की एक परत दिखाई देगी, मतलब कई परतें दिखाई देगी, पॉलीगोनल सेल्स। असमान आकार की कोशिकाओं की कई परतें। फिर उसके ऊपर घनाकार कोशिकाओं की परत की, मतलब कोशिकाओं की कई परतें दिखाई देंगी। उसके ऊपर चपटी कोशिकाओं की कई परतें दिखाई देंगी। यानी इसमें हमें हर तरह की कोशिका मिल जाएगी। सबसे नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कॉलमनार सेल, कॉलमनार सेल की एक परत, उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल, पॉलीगोनल कोशिकाओं की कई सारी परतें, उसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल, क्यूबॉइडल सेल, उसके ऊपर चपटी कोशिकाएं, फ्लैट सेल। हो सकता है इसके ऊपर केराटिन की परत भी पाई जाए, इसके ऊपर केराटिन की परत भी पाई जा सकती है, केराटिन। और ये बन जाएगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो पाई जाती है हमारी त्वचा, त्वचा की बाहरी परत, एपिडर्मिस।
इसी का उदाहरण है। तो जैसे बाल जहां है, बाल केराटिन का बना है, जहां नाखून है वो केराटिन का बना है, तो वहां पर केराटिन होगा। लेकिन जहां हमारी त्वचा है, जहां हाथ वगैरह, यहां केराटिन नहीं है, तो ये क्या मिलेगा? नॉन केराटिनाइज। लिखो। इस उपकला में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की कई परतें, इस उपकला में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की कई परतें, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती हैं। उदाहरण लिखो। ये उपकला त्वचा की बाहरी परत, ये उपकला त्वचा की बाहरी परत, त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कॉमा नाखून, एपिडर्मिस कॉमा नाखून कॉमा स्काल्प। स्काल्प याद है? मस्तिष्क का आवरण जब पढ़ा था तो सबसे पहले बोला था स्काल्प। जो हमारे सिर की त्वचा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्काल्प। स्काल्प, कॉर्निया, स्काल्प, कॉर्निया, मुख गुहा की परत इत्यादि, मुख गुहा की परत इत्यादि, मुख गुहा की परत इत्यादि के रूप में पाई जाती है, इत्यादि के रूप में पाई जाती है। ये हो गया कंपाउंड एपिथेलियम का पहला टाइप। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरे टाइप में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है? पहले नाम देखते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसमें फर्क आता है बस एक, इसमें जो सबसे ऊपर की परत है, इसमें जो सबसे ऊपर की परत है वो चपटी कोशिकाएं ना होकर, सबसे ऊपर की जो परत है वहां चपटी कोशिकाएं ना होकर वहां पर छाते के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है, और इन कोशिकाओं को कहते हैं ट्रांजिशन सेल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन सेल्स।
ट्रांजिशन सेल्स, इन कोशिकाओं में खिंचाव पाया जाता है जिसकी वजह से ये अपने आकार को बदल सकती हैं, और आकार को बदल सकती हैं इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये पाई जाती है कहां पर? रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेथ्रा के प्रारंभिक भाग में। तो कुल मिलाकर यूरिन जिस मार्ग से प्रवाहित होता है उस मार्ग में यह उपकला पाई जाती है, और यूरिन के वेग से संबंधित है, इसीलिए इसे यूरोथीलियम भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? यूरोथीलियम। बना लो। पहले डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं। लिखो, इस उपकला के सबसे ऊपरी भाग में, इस उपकला के सबसे ऊपरी भाग में छतरी के आकार की, इस उपकला के सबसे ऊपरी भाग में छतरी के आकार की, किस आकार की? छतरी के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ट्रांजिशन सेल्स कहते हैं। छतरी के आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें ट्रांजिशन सेल्स कहते हैं, जिन्हें ट्रांजिशन सेल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन सेल्स। ठीक है। और ट्रांजिशन सेल्स कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये इनमें खिंचाव पाया जाता है और ये अपने आकार को बदल सकती हैं। लिख लो, इनमें खिंचाव पाया जाता है, इनमें खिंचाव पाया जाता है जिससे ये अपने आकार को बदल सकती हैं। इनमें खिंचाव पाया जाता है जिससे ये अपने आकार को बदल सकती हैं। खिंचाव पाया जाता है जिससे ये अपने आकार को बदल सकती हैं। अच्छा, जिससे ये अपने आकार को बदल सकती हैं। लिखो, ये उपकला रीनल पेल्विस, यूरेटर, ये उपकला रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूरेथ्रा के प्रारंभिक भाग में, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूरेथ्रा के प्रारंभिक भाग में पाई जाती है, पाई जाती है। इस उपकला को यूरोथीलियम भी कहा जाता है। इस उपकला को यूरोथीलियम भी कहा जाता है। इस उपकला को यूरोथीलियम भी कहा जाता है।
अगली हेडिंग डालो विशेष उपकला, स्पेशल एपिथीलियम। एक और है, तीसरा भी है, मतलब एक हो गया सिंपल, एक हो गया कंपाउंड, कंपाउंड के दो हो गए, अब एक और है विशेष उपकला। हेडिंग डालो विशेष उपकला, स्पेशल एपिथीलियम, और उसमें नीचे लिखो ग्रंथि। विशेष उपकला, स्पेशल एपिथीलियम, और उसमें नीचे लिखो ग्रंथि। ग्रंथि पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? अरे अंतःस्रावी ग्रंथि सुना है ना नाम? पूरा एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर ही पढ़ लिया, बोले नहीं। बड़े बड़े टॉपिक देखे अपन ने, मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, सुना है ना ये सब? ग्रंथि क्या होती है? एक ऐसी विशेष उपकला, ध्यान से सुनना, एक ऐसी विशेष उपकला जो किसी निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है, उसे ग्रंथि कहा जाता है। लिखो ग्लैंड। एक ऐसी विशेष उपकला, एक ऐसी विशेष उपकला, एक ऐसी विशेष उपकला जो किसी निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है। एक ऐसी विशेष उपकला जो किसी निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है। विशेष उपकला जो किसी निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है, जो किसी निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है, उसे निश्चित पदार्थ का स्त्राव करती है, उसे ग्रंथि कहा जाता है। और यहां क्या अंडरलाइन करोगे? इसकी परिभाषा में क्या अंडरलाइन करोगे? उपकला। ग्रंथि किसका रूपांतरण है? उपकला उतक का रूपांतरण है। तो अंडरलाइन कर लेना, उपकला का रूपांतरण है भाई। अब यहां पर बात आती है कि किसी ग्रंथि में कितनी कोशिकाएं हैं। उसके आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक कोश की और बहुकोश की। लिखो कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की होती है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथि दो प्रकार की होती है। पहला लिखो एक कोशिकीय ग्रंथि, कुछ याद आया? किसका उदाहरण है एक कोश की ग्रंथि का? गॉबलेट सेल क्या स्रावित करती है? म्यूकस। और गॉबलेट सेल स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। लिखो एक कोश की ग्रंथि, उदाहरण गॉबलेट सेल। एक कोश की ग्रंथि, उदाहरण गॉबलेट सेल। ये स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। ये स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। स्तंभाकार कोशिका का रूपांतरण है। तथा म्यूकस का स्त्राव करती है। अंडरलाइन कर लेना म्यूकस। तथा म्यूकस का स्त्राव करती है। दूसरा लिखो बहुकोशिकीय ग्रंथि, मल्टी सेलुलर ग्लैंड।
मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और ऐसा डायग्राम बनाने ला। याद करो कूपी का उसमें पढ़ा था ना, एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई। मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी एल्वियोलाई देखा था, तो ये मेमोरी एल्वियोलाई जैसी संरचना है, उसमें अलग अलग कोशिकाएं हैं, और ये सभी कोशिकाएं मिलकर जो पदार्थ बनाती हैं वो यहाँ ल्यूमेन में स्रावित होता है, और ल्यूमेन से फिर बाहर निकलता है। तो ये किसका उदाहरण है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड का। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? गॉबलेट सेल क्या है? एक कोशिकी। इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? बहुकोशिकी। लिख लो। इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण, गॉबलेट सेल के अलावा अन्य बहुत सारी हैं। लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, अग्नाशय ले लो, थायराइड ले लो, वो सब क्या है? बहुकोशिकीय ग्रंथि। लिख लो, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि इसी में आ जाएंगी। थायराइड, अग्नाशय, ठीक है। सीबेशियस ग्रंथि अगर याद हो आपको, नहीं याद है? तेल ग्रंथि याद है कि नहीं? कहां पढ़ा था? एंडोक्राइन में पढ़ा था। और कहां पढ़ा था? सीबेशियस। पसीना जिससे स्रवित होता है, स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि। सब किसका? सीबेशियस नहीं, स्वेद, स्वेट, श्वेत ग्रंथि सीबेशियस ग्लैंड को कहते हैं। आगे आएगा अभी। अब ये तो हो गई एक बात, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। लेकिन कोशिकाएं अपना स्रवित पदार्थ स्त्राव कैसे करती हैं? अपने स्रवित पदार्थ का स्त्राव कैसे करती हैं? यानी स्त्राव के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। अगला लिखो, स्त्राव के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। स्त्राव के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। स्त्राव के आधार पर ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मीरोक्राइन, दूसरी होती है एपोक्राइन, तीसरी होती है होलोक्राइन। कौन कौन सी? एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। चलो भाई, मीरोक्राइन कौन बताएगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति, विकास बताओ भाई। देख के नहीं बताना है, लिखा है। मीरोक्राइन बताओ। परवेज, क्या सर क्या पूछ रहे हैं? हाँ, क्या पूछ रहे हैं? मीरोक्राइन। ध्यान से सुनो, ऐसी ग्रंथि जिसमें स्राव के समय कोई नुकसान ना हो, यानी उस ग्रंथि को स्राव के समय कोई नुकसान, कोई हानि नहीं हो रही है, कोई हास नहीं हो रहा है,
तो वो कहलाती है मीरोक्राइन ग्रंथि। ये निरंतर स्राव कर सकती। तो लिखो, ऐसी ग्रंथि जिसे स्राव के समय कोई हानि नहीं होती। ऐसी ग्रंथि जिसे स्राव के समय कोई हानि नहीं होती। स्राव के समय कोई हानि नहीं होती, उसे मीरोक्राइन कहते हैं। कोई हानि नहीं होती, उसे मीरोक्राइन कहते हैं। उदाहरण, स्वेद ग्रंथि, जिसे स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। उदाहरण, स्वेद ग्रंथि, स्वेद, स्वेद ग्रंथि ब्रैकेट में स्वेट ग्लैंड, जो पसीना स्त्रवित होता है वो इसी से होता है, स्वेद। और लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक है, ये हो गया कौन? मीरोक्राइन। दूसरा आ जाओ, एपोक्राइन। एपोक्राइन में जब भी स्राव होता है तो कुछ कोशिकाएं इसकी नष्ट हो जाती हैं, ग्रंथि का कुछ भाग नष्ट हो जाता है, इसलिए ये रुक रुक कर स्राव करती हैं, इनमें निरंतर स्राव नहीं पाया जाता। तो लिखो, ऐसी ग्रंथि जिसमें स्राव के समय, ऐसी ग्रंथि जिसमें स्राव के समय कुछ कोशिकाओं की हानि होती है। ऐसी ग्रंथि जिसमें स्राव के समय कुछ कोशिकाओं की हानि होती है तथा ग्रंथि का कुछ भाग, तथा ग्रंथि का कुछ भाग, तथा ग्रंथि का कुछ भाग स्रवित पदार्थ के साथ बाहर प्रेषित हो जाता है। ग्रंथि का कुछ भाग स्रवित पदार्थ के साथ, ग्रंथि का कुछ भाग स्रवित पदार्थ के साथ बाहर प्रेषित हो जाता है। ग्रंथि का कुछ भाग स्रवित पदार्थ के साथ बाहर प्रेषित हो जाता है। उदाहरण लिखो, दुग्ध ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड किसका रूपांतरण है? श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। और किसका उदाहरण है? एपोक्राइन। तो लिख लो, मेमरी ग्लैंड श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। मेमरी ग्लैंड श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण है। तीसरा आते हैं होलोक्राइन। लिखो, इसमें जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी स्राव होता है पूरी की पूरी ग्रंथि ही नष्ट हो जाती है, केवल एक बार स्राव करती है, फिर नई ग्रंथि बनेगी वो स्राव करेगी। तो लिखो कि स्राव के समय ये पूरी ग्रंथि नष्ट हो जाती है। स्राव के समय ये पूरी ग्रंथि नष्ट हो जाती है। स्राव के समय ये पूरी ग्रंथि नष्ट हो जाती है तथा केवल एक बार स्राव करती। उदाहरण, तेल ग्रंथि या सेबेशियस ग्रंथि। उदाहरण, तेल ग्रंथि या सेबेशियस ग्रंथि, और इसके द्वारा स्रवित होने वाला पदार्थ सीबम कहलाता है। तेल ग्रंथि या सेबेशियस ग्रंथि,
तेल ग्रंथि या सेबेशियस ग्रंथि और इसके द्वारा स्त्रवित होने वाला पदार्थ, इसके द्वारा स्त्रवित होने वाला पदार्थ सीबम कहलाता है। सीबम कहलाता है। ये हो गया वर्गीकरण नंबर 2। एक हो गया एक कोश की बहुकोश की, एक हो गया स्त्राव के आधार पर। अब आते हैं वर्गीकरण नंबर 3। लिखो, स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर। हाँ बेटा, लिखना शुरू कर दो। हम अभी उतरे हैं स्टेज से और उसी की कॉपी में लिखना शुरू कर दे रहे हो तुम। तब से तो बैठ के बातें कर रहे हो। इधर लिखो, स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर। लिखो, स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर। बेचारी डर तो नहीं गई बेटा? थोड़ा सा है ना। लिखो, स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर। ऋचा पढ़ाई वढ़ाई कर रही कि नहीं? बहुत सारे डाउट हैं। स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर ग्रंथि 3 प्रकार की पाई जाती है। स्त्रवित पदार्थ के निष्कार्षण के आधार पर ग्रंथि 3 प्रकार की पाई जाती। कितने प्रकार की? 3। देखो, इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है एनिमल टिश्यू, इसका सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा भाग है उपकला ऊतक। सबसे बड़ा मतलब 70% भाग यही है, 60% मान लो। 30% संयोजी ऊतक, 5% पेशी ऊतक, 5% तंत्रिका ऊतक, यही मान लो। तो आज हमने इस चैप्टर का 60% भाग कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं हुआ है, अभी बचा है। आज जितना हम लोग पढ़े हैं ना, इतना हम सामान्यतः 1 हफ्ते में पढ़ाते हैं। मुझको खुद नहीं विश्वास हो रहा है, लेकिन जैसे एपिथेलियल टिश्यू सामान्यतः 4 दिन लगता है, सामान्य स्थिति में 4 दिन। हाँ, लेकिन तब बहुत सी ऐसी जानकारी भी देते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर की है, लेकिन अभी नहीं दे रहे हैं। अभी केवल हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनसीईआरटी। तो हमने बोला अच्छा ये भी थोड़ा बाहर का लगेगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। जैसे एपोक्राइन नाम नहीं सुना होगा आपने, अभी सुन लिया सर, है ना। मीरोक्राइन। अब हमने क्या बोला कि जो स्त्रवित पदार्थ बना रहे हैं उसका निष्कार्षण कैसे कर रहे हैं, इसके आधार पर 3 प्रकार की पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मीजोक्राइन। एक्सोक्राइन बातें नहीं, एंडोक्राइन और मीजोक्राइन। नहीं, आज की और क्लास में और उस क्लास में फर्क बस इतना होता है, तब हम डायग्राम बहुत खूबसूरत बनाते हैं, तो डायग्राम बनाने में टाइम लगता है। अभी जो है डायग्राम छोटा छोटा बना दे रहे हैं, वो उतना जितना एनसीईआरटी में बना हुआ है ना। कहानी सुनने आओ बेटा। कौन आया कहानी सुनने? आओ सुनाओ। आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन की कहानी है। किसको कहानी सुननी थी? कहानी सुनने आओ तुम लोग। रुको, अभी इसको खत्म कर लेते हैं, फिर तुमको हम सुनाते हैं कहानी, है ना। कहानी सुनेंगे। कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2, अस्त्र के रूप में सुनोगे कि शस्त्र के रूप में सुनोगे? ध्यान से सुनो। एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन जो ग्रंथि होती है, ये अपना स्त्रवित पदार्थ एक नलिका के माध्यम से बाहर स्त्रवित करती है। तो जो भी इसका स्त्रवित पदार्थ होगा वो किसके माध्यम से बाहर निकलेगा? नलिका।
नलिका को बोलते हैं डक्ट। तो जिस ग्रंथि में डक्ट उपस्थित हो या नलिका उपस्थित हो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्रंथि। जैसे श्वेत ग्रंथि में होती है, सेबेशियस ग्रंथि में होती है, दुग्ध ग्रंथि में होती है। अपन ने पढ़ा था ना, मेमरी डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। तो जिसमें डक्ट उपस्थित हो, नलिका उपस्थित हो, वो क्या है? एक्सोक्राइन। लिखो, वह ग्रंथि जिसमें नलिका उपस्थित हो, वह ग्रंथि जिसमें नलिका उपस्थित हो तथा ये अपना स्त्रवित पदार्थ, वह ग्रंथि जिसमें नलिका उपस्थित हो तथा ये अपना स्त्रवित पदार्थ, वह ग्रंथि जिसमें नलिका उपस्थित हो तथा ये अपना स्त्रवित पदार्थ उसी नलिका के माध्यम से बाहर प्रेषित करती हैं, तथा ये अपना स्त्रवित पदार्थ उसी नलिका के माध्यम से बाहर प्रेषित करती हैं, बाहर प्रेषित करती हैं। उदाहरण, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि इत्यादि। पाचक ग्रंथियां भी इसी में आती हैं। पाचक ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लार ग्रंथि, पाचक ग्रंथि इत्यादि। दूसरा आ जाओ, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है और ये पढ़ा कि इसमें रक्त प्रवाहित होता है और ये ग्रंथि अपना स्त्रवित पदार्थ रक्त में प्रवाहित कर देती है और वो स्त्रवित पदार्थ क्या है? हार्मोन। और रक्त के माध्यम से वो हार्मोन पूरे शरीर में घूम जाता है। तो इन्हें स्त्राव करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ये क्या कर रही हैं? अंदर ही बहा दे रही, अंदर ही स्त्रवित कर दे रही। इसीलिए इन्हें कहा जाता है अंतःस्त्रावी। ये क्या कर रही हैं? नलिका के माध्यम से बाहर ले जा रही हैं। इन्हें कह रहे हैं बाह्यस्त्रावी। इनमें नलिका नहीं है, जो रक्त आ रहा है और जो रक्त जा रहा है उसी रक्त में बहा दे रहे हैं। तो ये क्या है? अंतःस्त्रावी। लिखो, ये ग्रंथियां अपने अंदर प्रवाहित होने वाले रक्त में ही, ये ग्रंथियां अपने अंदर प्रवाहित होने वाले रक्त में ही अपने स्त्रवित पदार्थ, अपने अंदर प्रवाहित होने वाले रक्त में ही अपने स्त्रवित पदार्थ, अपने स्त्रवित पदार्थ हार्मोन को प्रेषित करती हैं। अपने स्त्रवित पदार्थ हार्मोन को प्रेषित करती हैं। अपने स्त्रवित पदार्थ हार्मोन को प्रेषित करती हैं, जो अपने स्त्रवित पदार्थ हार्मोन को प्रेषित करती हैं जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। उदाहरण, जो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। उदाहरण, क्या उदाहरण है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, थाइमस इत्यादि। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, थाइमस इत्यादि। अगला लिखो, मीजोक्राइन। इसे हेट्रोक्राइन या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मीजोक्राइन को हेट्रोक्राइन या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं।
हेट्रोक्राइन या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन भाग भी पाया जाता है और एंडोक्राइन भाग पाया जाता है। दोनों भाग उपस्थित होते हैं, लेकिन दोनों मिलकर काम नहीं करते। उपस्थित एक ही ग्रंथि में होते हैं, लेकिन काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो लिखो, इस ग्रंथि में एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन, इस ग्रंथि में एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन, इस ग्रंथि में एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों भाग पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों भाग पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन दोनों भाग पाए जाते हैं, किंतु दोनों स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। उदाहरण, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। उदाहरण, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। अगली हेडिंग डालो, कोशिका संधि। अगली हेडिंग डालो, कोशिका संधि, सेलुलर जंक्शन। कोशिका संधि या सेलुलर जंक्शन। लिखो, अगल बगल परस्पर उपस्थित, अगल बगल यानी परस्पर उपस्थित कोशिकाओं के बीच, परस्पर उपस्थित कोशिकाओं के बीच संधि पाई जाती है। अगल बगल या परस्पर उपस्थित कोशिकाओं के बीच संधि पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती। संधि पाई जाती है जो 3 प्रकार की होती। जो 3 प्रकार की होती है। पहला लिखो, टाइट जंक्शन। पहला लिखो, टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या होता है? 2 कोशिकाएं और उनकी कोशिका झिल्ली बहुत पास पास होती है, इनके बीच में कोई अवकाश नहीं होता और इस संधि से होकर कोई पदार्थ वेग नहीं कर सकता, और इसे बोला जाता है टाइट जंक्शन। लिखो, इस संधि में कोशिका झिल्ली, इस संधि में कोशिका झिल्ली बहुत पास पास पाई जाती है। इस संधि में कोशिका झिल्ली बहुत पास पास पाई जाती है। इनके बीच अवकाश उपस्थित नहीं होता। इनके बीच अवकाश उपस्थित नहीं होता। इनके बीच अवकाश उपस्थित नहीं होता। क्या उपस्थित नहीं होता? अवकाश। तथा इस संधि से कोई भी पदार्थ लीक नहीं कर सकता। तथा इस संधि से कोई भी पदार्थ लीक नहीं कर सकता। यह संधि एनटीए को देनी चाहिए। इस संधि से कोई भी पदार्थ लीक नहीं कर सकता। बड़ा लीकेज हो रहा है एनटीए में, है ना? इस संधि से कोई भी पदार्थ लीक नहीं कर सकता। क्या बोलते हैं इसे? टाइट जंक्शन। दूसरा लिखो, गैप जंक्शन। दूसरा लिखो, गैप जंक्शन।
गैप जंक्शन में क्या होता है, परस्पर उपस्थित कोशिकाओं का कोशाद्रव्य आपस में जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, याद है? हाँ, तो वो किसका उदाहरण एक तरह से हो जाएगा, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा तो हमें मिलता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं, तो वो किसका उदाहरण है? गैप जंक्शन का, कि एक का साइटोप्लाज्म दूसरे के साइटोप्लाज्म से जुड़ा होता है और उनके बीच आपस में तत्वों का आदान प्रदान भी होता है। तो लिखो कि इस संधि में एक कोशिका का कोशाद्रव्य, इस संधि में एक कोशिका का कोशाद्रव्य दूसरे या दूसरी कोशिका के कोशाद्रव्य से जुड़ा होता है। एक कोशिका का कोशाद्रव्य दूसरी कोशिका के कोशाद्रव्य से जुड़ा होता है तथा इनके बीच आयंस एवं अन्य अणुओं का वेग तीव्रता से पाया जाता है। आयंस एवं अन्य अणुओं का वेग तीव्रता से पाया जाता है। अन्य अणुओं का वेग तीव्रता से पाया जाता है। तीव्रता से पाया जाता है, क्या बोलते हैं इसे? गैप जंक्शन। तीसरा लिखो एडहरिंग जंक्शन। एडहरिंग जंक्शन लिखो, इस संधि में परस्पर कोशिकाओं को दृढ़ता से जोड़ने के लिए, इस संधि में परस्पर कोशिकाओं को दृढ़ता से जोड़ने के लिए, इस संधि में परस्पर कोशिकाओं को दृढ़ता से, दृढ़ता यानी जंबूती मतलब मजबूती से जोड़ने के लिए, इस संधि में परस्पर कोशिकाओं को जंबूती से जोड़ने के लिए, मजबूती से जोड़ने के लिए, ठीक है, टोनोफाइब्रिल्स, मजबूती से जोड़ने के लिए टोनोफाइब्रिल्स की पट्टियां पाई जाती हैं। टोनोफाइब्रिल्स की पट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो इन्हें मजबूती प्रदान करती। ये तो हो गई 3 संधि की बात। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना, 10 स्टार पॉइंट है कि उपकला ऊतक में तीनों प्रकार की संधि पाई जाती है। उपकला ऊतक में तीनों प्रकार की संधि पाई जाती है। उपकला ऊतक में तीनों प्रकार की संधि पाई जाती है। कितने प्रकार की? तीनों प्रकार की संधि पाई जाती है। आज के लिए इतना काफी। यहां उपकला ऊतक समाप्त होता है।